नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। क्या खाड़ी क्षेत्र का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर असर डाल सकता है? क्या ट्रंप के टैरिफ और व्यापारिक फैसले भारत की विकास रफ्तार को धीमा कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इन वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदल पाएगा? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत मुखोपाध्याय सर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे समझते हैं बदलते वैश्विक माहौल में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये तो कम से कम कुछ बात तो रख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के जरिए। जी, क्या मिडिल ईस्ट का संकट भारत की $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट सपने को झटका दे सकता है? तो ये झटका तो आएगा। अगर तेल महंगा होता है तो भारत के व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो सारी चीज़ों में असर पड़ेगा आपके, जैसे वही फिर से मैन्युफैक्चरिंग में असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट में असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट असर पड़ेगा तो आपके जीडीपी में भी असर पड़ेगा। भारत के लिए बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस को मानते हैं या फिर ट्रंप? खतरा तो दोनों में ही है, दोनों ही जो है हम लोग कह सकते हैं कि दोनों चैलेंज है। आम लोगों के जीवन में मिडिल ईस्ट क्राइसिस या ट्रंप के जो फैसले हैं वो क्या बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास उतना ज़्यादा तेल तो है नहीं जी, तो, और जैसे मैंने कहा कि तेल हर जगह हम लोगों को चाहिए, खाली सामान को इधर से उधर करने में नहीं, या आपके मैन्युफैक्चरिंग में चाहे किसी भी तरीके का आप प्रोडक्शन करो उसमें आपको चाहिए। मेरा पहला सवाल कि क्या मिडिल ईस्ट का संकट भारत के $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट सपने को झटका दे सकता है? देखिए, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का जो टारगेट था, या जो मतलब सपना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कभी ना कभी 1 ट्रिलियन बनेगा, ये तो बात तय है। ये बात तय है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वित्त वर्ष 26 मतलब 2025-26 वाला जो समय है, उसमें एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के अगर देखा जाए तो करीबन मोटा मोटा मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 863 बिलियन US डॉलर वो हुआ था, जिसमें आपका जो गुड्स ट्रेड है, जो मर्चेंडाइज ट्रेड जिसको कहते हैं, वो करीबन 440 बिलियन डॉलर, और सर्विसेज में आपका करीबन वही $420 के थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ऐसे अगर देखा जाए, लेकिन ये आंकड़ा जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। देखना इसलिए चाहिए क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो आखिर का जो तिमाही है वो छोड़ के, क्योंकि आखिर का तिमाही में जनवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट के हिसाब से, और उनके बाद जो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे आप जो आपका सवाल का दूसरा मतलब सबसे अहम पहलू वही है, तो टैरिफ वैरिफ ये सब लागू होना जो शुरू हुआ, कायदे से देखा जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट पहले आया था, लेकिन उसके बाद जो जब सारे चीज़ टैरिफ जो है लगना जब शुरू हुआ, ये सारा चीज़ होते होते आपका ये तिमाही लगभग निकल ही गया। तो ये तिमाही अगर निकल गया तो ये 2025-26 का जो आंकड़ा है, वो आंकड़े में ये सब का प्रभाव हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं। जो इस बार दिखेगा, जो आप सही कह रहे हो कि इस बार दिखेगा, तो ये झटका है कि नहीं है? झटका तो है। जो झटके में तो हम लोग अभी चले ही गए हैं, क्योंकि जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में हम लोगों को उतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बुरा असर नहीं पड़ा था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था जियोग्राफी, क्यों ना, बाकी सब कुछ अगर छोड़ भी दे तो जियोग्राफी सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जियोग्राफी के हिसाब से वो जंग ऐसी जगह छिड़ी है कि उसमें इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है, बल्कि फ़ायदा हुआ था बीच में, क्योंकि रशिया से आपको मतलब एक सस्ते में आपको ये सारा मिलना शुरू हो गया, तेल खास करके जो है आपको मिलना शुरू हो गया, उससे हम लोगों को फ़ायदा ही मिला था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हम लोगों के एक्सपोर्ट के एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो लेकिन अभी जो है ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कहते हैं, हॉर्मुज के खाड़ी बोलते हैं शायद इसको, तो उसमें ये वहाँ से हम लोगों का जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन वो गड़बड़ा गया है। तो ये झटका तो आएगा, लेकिन
इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों का आंकड़ा, इसीलिए मैं शुरू ही किया था कि आप हम लोग मतलब जो ऑलरेडी हम लोग 860 बिलियन से ज़्यादा हम लोग गुड्स और सर्विसेज मिला के पिछले वित्त वर्ष में हम लोग थे। तो यहाँ से 1 ट्रिलियन में जाना बहुत मुश्किल काम, अगर कुछ नहीं होता तो बहुत मुश्किल काम नहीं था। 2030 तक हम लोग आराम से पहुँच जाते, लेकिन अब 2030 तक पहुँच पाएंगे या नहीं, उसमें थोड़ा सा सवाल निशान तो खड़ा हुआ है। इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता है। जी, अगर तेल महंगा होता है तो भारत के व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, तेल ऐसा एक चीज़ है कि तेल का असर हर जगह पड़ता है। तेल का असर हर जगह इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आप, जो सबको पता है, ये इसमें कोई मतलब अर्थशास्त्री होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके जितने भी सामान, इवन आपके देश के अंदर भी, जो एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जैसे पहुंचती है, उसमें आपको तेल लगता है, क्योंकि वो ट्रक से जाएगा तो वो, और उसका खर्चा अगर बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं तो जो है, जो आखिर में जो है वो चीज़ें खरीद रहे हैं उनके ऊपर ये सारा चीज़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में भी तेल का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो है वो, उसको हम लोग जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो सेकेंड लेवल, एक तरीके से अगर बोला जा सकता है कि ये सेकेंड लेवल इम्पैक्ट है। सेकेंड लेवल इम्पैक्ट हम लोगों का अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। अगले जो ऐसा अगर चलता रहा तो अगले 1-2 महीने और मे बी डेफिनेटली अगले तिमाही के जो आंकड़े हैं उसमें हम लोगों को ये सारा चीज़ जो है हम लोगों को दिखेगा। मतलब जैसे आपने बोला कि भी कि आने वाले समय में हमें कुछ आंकड़े देखना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो अभी जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी आर्थिक सुनामी तक की बात कहते नजर आ रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, तो क्या इस तरह का कुछ बड़ा खतरा मतलब भारत की ओर बढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? इसको आर्थिक नज़रिए से आप कैसे मतलब? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आर्थिक पहलू इसका, हाँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ और मैं मतलब जो है अर्थनीति में ही जो है मैं अपने आप को सीमित रखूँगा। ये कितना बड़ा होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये अभी थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें स्पेकुलेटिव एंगल तो है, कि एक तरीके से देखा जाए तो आप उसमें, हम लोग स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं कि ये कोई बोलेगा कि बहुत बड़ा होगा, और सरकार तो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी भी जो स्थिति है हम लोग तंगी में तो हैं, इतना तो वो बोल ही रहे हैं, लेकिन हम लोग संभाल लेंगे। जो ओवरऑल आपका जो हिसाब किताब है वो, ये 2 तरीके का जो है आपका एक, जो हम लोग कहते हैं ना कि नैरेटिव चलता है। लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ कि जब तक आंकड़े ने, मैं तो कम से कम जब तक आंकड़ा नहीं आता है, मैं बिना आंकड़े का जो है बात करने के लिए मतलब बिल्कुल ही तैयार नहीं होता हूँ, क्योंकि ये असर पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि असर तो पड़ेगा, और असर जो पड़ेगा उसमें कोई दो राय नहीं है, असर पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट घटेगा। क्योंकि जैसे वो, इसीलिए मैंने बताया कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में अगर असर पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग असर पड़ता है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन जैसे ही कम होगा तो आपका एक्सपोर्ट भी कम होगा, जरूरी जाहिर सी बात है। और ये जंग ऐसी जगह छिड़ गई है क्योंकि जो है वहाँ से आपके सामान आना जाना जो है सारा चीज़ लगा रहता है, तेल के अलावा भी। तेल तो है ही, तेल का जो असर है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग समझ ही रहे हैं, और हम लोग खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो एलपीजी का दाम बढ़ रहा है और बढ़ेगा एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सरकार कब तक उसको पोषण करता रहेगा। उसी पे मैं आ रहा था भाई, कि जैसे हार्मुज स्ट्रेट का आपने जिक्र भी किया कि हार्मुज स्ट्रेट के बंद होने का मतलब कितना ये डर परेशान करने वाला है भारत के लिए, अगर देखें तो? ये एक चिंताजनक बात तो है। ये जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि मैं अगर कोई राजनीति में नहीं जाता हूँ, और मैं जैसे मैं कह भी रहा हूँ उसमें मैं जाऊँगा भी नहीं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। फैक्ट ये है कि वहाँ पे अगर ये मसले का हल नहीं निकलता है तो ये चीज़ लगातार चलता जाएगा। तो आपके पास इतना मतलब हम लोगों के पास तो तेल बोलिए या नेचुरल गैस बोलिए, हम लोगों के पास उतना तो है नहीं कि हम लोग लगातार उसको जो है करते रहे। तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना।
तो अगर नहीं चल सकता है तो फिर एक समय आएगा, ये अगर लंबा खींच जाता है तो एक समय आएगा जब हम लोगों के यहाँ पे कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ही। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब दो राय नहीं है, क्योंकि और ये सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये जंग में ये स्टेलमेट में पहुंच गया है। जो शतरंज में जो स्टेलमेट कहा जाता है, स्टेलमेट का मतलब ये होता है मतलब दोनों ही पक्ष के पास और कोई कहीं हिलने लायक कोई जगह बचा नहीं है, और ना तो ये जीत रहा है ना तो वो जीत रहा है जी। ऐसे अगर स्थिति है तो उसमें ये अगर अटका पड़ा रहेगा अगर इसी तरीके से ही, तो आपके सारी चीज़ों में असर पड़ेगा। आपके जैसे वही फिर से मैन्युफैक्चरिंग में असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट में असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट असर पड़ेगा तो आपके जीडीपी में भी असर पड़ेगा, जीडीपी में असर पड़ेगा तो आपके एम्प्लॉयमेंट में जो रोजगार में भी जो है उसके असर इसमें पड़ना थोड़ा सा शुरू हो इलेबोरेट जाएगा। करके मैं अपने दर्शकों के लिए आप बताएं कि कौन से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं। तेल तो ऑब्वियसली तेल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और वो ले आके उसको रिफाइंड बना के फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और ये हम लोगों के मजबूत मतलब आज से नहीं है, पिछले मतलब जो है कई दशकों से ये जो हम लोगों के मजबूत जो एक्सपोर्ट में से तेल एक है। तो तेल में तो आएगा ही आएगा, लेकिन तेल के साथ साथ जो जो होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में जहाँ जहाँ पे आपका सबसे पहला असर वहीं पे पड़ेगा, फर्टिलाइज़र में आपका आ जाएगा। जैसे केमिकल्स हो गया, केमिकल्स आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें आएगा, उसमें डेफिनेटली आएगा। फिर ये खाली तेल का मामला नहीं है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि आप जो है वो खाड़ी से जो सामान आपका आता है वहाँ से जो है आपका लॉजिस्टिक्स भी आता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हम लोगों का जो इनपुट, खास करके जो प्रेशस स्टोन्स ये सब जो होता है वो भी हम लोग बाहर से सेम मतलब जो है वो बाहर से आता है हम लोगों के पास, हम लोग उसको पॉलिश करके उसको जो है एंड प्रोडक्ट बना के फिर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जेम्स एंड ज्वेलरी भी आपका एक बहुत बड़ा ये है। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग गुड्स मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक्स में टेक्स्ट बुक में जो कहा जाता है कि ये सब कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स मतलब जो है जिस तरीके का जो है मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बहुत हाई लेवल का नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत छोटे छोटे मशीनरी पार्ट्स, इक्विपमेंट पार्ट्स और कुछ कुछ भारी मशीनरी पार्ट्स भी हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये अच्छे कर रहे हैं। मतलब पिछले अगर 7, 8, 10 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग वी आर डूइंग वेल। तो वो अगर ये अगर अटका पड़ा रहेगा तो वो वहाँ पे भी असर होगा, डेफिनेटली असर होना चाहिए। और अगर आप बोलोगे तो फिर टेक्सटाइल में भी आपका पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट अगर हम लोग आप आओगे डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो है आप वो सारे सवालों पे भी आओगे, लेकिन मामला ये है कि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोग जो विकल्प ढूंढेंगे कि और कहाँ से जो है हम लोग, लेकिन विकल्प जो भी हम लोग ढूंढेंगे उसमें हम लोगों का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि वो लंबा होगा। ये अभी जो बना हुआ है इसमें आप सीधा वहाँ से खाड़ी से लेके आप सीधा जो यूरोप की तरफ जाते हो, आप मिडिल ईस्ट में जाते हो, आप अगर थोड़ा सा मैप में अगर बाएं तरफ भी देखोगे तो आप अफ्रीका की तरफ भी चले जाते हो। तो ये जो आपको अल्टरनेटिव ढूंढने का मतलब ये है कि आपको कभी इधर से या कभी उधर से, जो केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं, वो उस साइड से जो है आपको घूम के, और वो तो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे ही बोल रहा हूँ, तो वो अगर लंबा पड़ेगा तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा तो इसमें भी असर होगा। जी, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप भारत के लिए बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस को मानते हैं या फिर ट्रम्प? देखिए, दो अलग अलग है, मतलब खतरा तो दोनों में ही है, क्योंकि या चैलेंज कह सकते हैं, चैलेंज कह सकते हैं, खतरा तो कहना थोड़ा सा वो ये हो जाएगा, लेकिन दोनों ही जो है हम लोग कह सकते हैं कि दोनों चैलेंज है। तो एक चैलेंज ये है कि ये तो बाद में आया, लेकिन टैरिफ पहले आया था। टैरिफ में
सबसे बड़ा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो हाल ही का जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए कि कितना परसेंटेज है, वो भी असर कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब मतलब आप जहाँ पे आप जो है ज़्यादातर आपका एवरेज टैरिफ था अमेरिका के साथ, बहुत ज़्यादा भी होगा, फिर से वही है, मैं जिसको कहते हैं बॉल पार्क एस्टिमेट ही दे रहा हूँ, आपका 10-12% था ज़्यादातर जो है प्रोडक्ट ग्रुप में। वो 10-12% अगर आप जो है उसको 30-40-50% अगर आप करोगे तो असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपका सामान तो बेचना है ना, सामान आप भी बेच रहे हो, मैं भी बेच रहा हूँ। और वहाँ पे अगर मतलब मार्केट में अगर हम गए और वहाँ पे मुझे अगर फट से अगर 20% या 30% ज़्यादा अगर मुझे उसमें टैक्स डालना पड़े, टैरिफ तो एक तरीके से टैक्स ही हो गया ना, तो वो तो मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे बिजनेस करना है तो वो मैं कहाँ डालूंगा, वो तो पूरा तो मैं एब्जॉर्ब कर नहीं सकता ना, तो कुछ ना कुछ जो है प्राइस पे असर पड़ जाएगा। प्राइस पे जैसे ही असर पड़ जाएगा तो कॉम्पिटिटिव रहेगा नहीं, तो मार्केट आपका हो जाएगा, मैं वहाँ से मार्केट से जो है मैं साइड हो जाऊँगा फिर। क्या भारत का 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट लक्ष्य हकीकत है या फिर एक बड़ा सपना? हाँ वही है, मैं ये कहूँगा कि ये सपना तो नहीं है, क्योंकि ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल ही सपना नहीं है। जैसे मैं कह भी रहा था, शुरुआत में ही कह रहा था कि ये अगर और कुछ नहीं होता, तो अगर चीज़ें मतलब सामान्य रहता, अगर मतलब जो है चीज़ें जो है नॉर्मल रहता, तो फिर हम लोग 2030 तक, मेरा अपना मानना है 2030 तक 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाते। अगर 1 ट्रिलियन तक नहीं भी पहुंचते, उसके आसपास पहुंच जाते, तो उसमें कोई मतलब जो मेरे अंदर तो कोई मतलब जो है कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठता है कि अब जब ये सारा चीज़ हो गया, जब ये सब सच बन गया है, तो अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे कि ये हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरा अपना मानना है कि इसको अगर हम लोग जैसे उसको चैलेंज के तरीके से देखें, और इसमें अगर हम लोग खाली रिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट नहीं करके, हम लोग अगर इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना, जो वो कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो वो वही चीज़ अगर हम लोग करना शुरू करें, क्योंकि तो फिर मुझे लगता है कि 2030 तक अगर नहीं भी हो, लेकिन अगले 5-7 सालों में तो हम लोग तो 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकते हैं, बावजूद इसके जो है ये बावजूद जो ये शौक अगर हम लोगों को जो भी लगेगा, क्योंकि मेरा अपना मतलब मैं तो आशावादी हूँ, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये मतलब अनंत समय तक तो ये नहीं चल सकता ना, ये स्टेलमेंट तो अनंत समय तक नहीं चल सकता, कभी ना कभी तो बंद होगा। अभी लोग इस बात पे डर रहे हैं कि जो ये अगर सबसे अच्छा चीज़ होगा कि आने वाले 1-2 महीने में अगर ये पूरा चीज़ खत्म हो जाए, लोग इस बात पे डर रहे हैं कि जो है ये अगर 6 महीना 8 महीना तक खींच गया तो क्या होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मतलब जो है 6 महीने में भी अगर हो जाता है तो हम लोग फिर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि 2030 तक ना पहुँचे, 2032 या 2033 तक पहुँचे, लेकिन हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये इसको सपना तो मैं नहीं कहूँगा, ये हकीकत बन सकता है। हकीकत बन सकता है। हाँ। दिल्ली, मुंबई या छोटे बड़े शहरों के आम लोगों के जीवन में मिडिल ईस्ट क्राइसिस या ट्रंप के जो फैसले हैं वो क्या बदलाव ला सकते हैं? जैसे कहते हैं ना कि आम लोग हैं वो बोलेंगे क्या नहीं, हम मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, वो इतने दूर देशों में, उससे हमें क्या लेना देना, या ये तो आम लोग के जीवन में किस तरह से प्रभाव ला सकता है ये दोनों, ट्रंप की टैरिफ नीतियाँ और ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस? वही है, क्योंकि हम लोगों के पास उतना ज़्यादा तेल तो है नहीं जी, तो, और जैसे मैंने कहा कि तेल हर जगह हम लोगों को चाहिए, खाली सामान को इधर से उधर करने में नहीं, मैं आपके मैन्युफैक्चरिंग में भी चाहिए, किसी भी तरीके का आप प्रोडक्शन करो उसमें आपको चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे भी बैठे हुए रिसर्च भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो एनर्जी लग ही रहा है ना, और ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है, इसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं, जो है उसके साथ जो है तेल का हिसाब किताब है, नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता ना। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है एक तरीके से देखा जाए तो असर पड़ सकता है। और बड़े मेट्रो सिटीज़ में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये बात आ गया है
तो इसके चलते जो है लोग समझ भी रहे हैं, और समझेंगे कैसे नहीं समझेंगे, क्योंकि आपका फाइनली जो है आपको पेट्रोल डीजल का खरीदने के लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, फाइनली आपको जो है एलपीजी के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर आपके पास पाइप गैस भी है जो एलएनजी है, नेचुरल गैस है, उसके लिए भी जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा तो देना पड़ रहा है ना। तो ये सारा चीज़ जो है फिर महंगाई के ऊपर आपका एक अपवर्ड प्रेशर उसमें आ ही जाता है। जब तक वो अपवर्ड प्रेशर जैसे ही आएगा तो सबके ऊपर असर पड़ेगा, सबके ऊपर ही असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि खाली पेट्रोल डीजल में दे रहे हैं, वही सेम लॉजिक है, लॉजिक वही है, क्योंकि जो खाने पीने का सामान है उसमें आएगा, जो हम लोग पहनते हैं उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसके बाद जो है जो हर समय आपको जो घर गृहस्थी में जो जो चीज़ें, मान लीजिए आपका फ्रिज खराब हो गया है तो आपको फ्रिज बदलना है, तो उसमें भी तो असर आएगा ना। आपको टीवी बदलना है तो उसमें भी आपको असर आएगा। आपको बर्तन भी खरीदना है तो उसमें भी असर आएगा, क्योंकि बर्तन जो है ज़्यादातर स्टील के होते हैं, और वो स्टील का अगर दाम बढ़ेगा तो बर्तन के भी दाम बढ़ेंगे, तो इस तरीके से तो असर पड़ेगा ही। और तीसरा, मुझे जैसे वो मैं बोल रहा था, कहीं ना कहीं आपके वो रोजगार पे भी तो असर पड़ेगा, क्योंकि आपके जो जो मेन जो आपके जो सिटीज़ है, 4 मेट्रोज को छोड़ के भी बाकी, जैसे पुणे हो गया, जैसे आपके बेंगलोर हो गया, जैसे आपके हैदराबाद हो गया, जैसे अगर इस साइड में अगर आ जाएंगे तो आपके जैसे मतलब चंडीगढ़ मोहाली टाइप के भी जगह हो गया, ऐसे जैसे भी जो है बड़े शहर जहाँ पे है, बड़े शहर में तो रोजगार की तो तंगी तो बढ़ेगी थोड़ा बहुत, तो उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो असर तो पड़ेगा। क्योंकि जो अब मुझे कम से कम लगता है कि कम से कम जो अगर सोशल मीडिया या इंटरनेट खोल के बैठे तो वहाँ पे कि आम आदमी को इस बात की एहसास तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं। क्योंकि और इसका हल क्या है वो तो खैर वो तो आप पूछोगे तब बताएंगे। जी। तो आने वाले समय में क्या महंगाई बड़ा मुद्दा बन सकती है? मेरे ख्याल से बन सकती है, बन तो सकती है, क्योंकि आपके जो लास्ट आपका जो फिगर आया था, जो आंकड़े आए थे होलसेल प्राइस इंडेक्स का, क्योंकि ये 2 तरीके के आपके जो इन्फ्लेशन के वैल्यूज आते हैं, उसमें एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके का प्राइस फेस करते हैं मार्केट में जाके, मैं अगर आज मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदने जाऊंगा, जिस तरीके का प्राइसेस मुझे फेस करना पड़ेगा वो ज़्यादा झलकेगा सीपीआई में। डब्ल्यूपीआई में मतलब जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन डब्ल्यूपीआई ज़्यादातर जो है वो सप्लायर्स का जो प्राइस होता है, जो प्रोड्यूसर्स प्राइस हम लोग जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूसर, कायदे से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, जो होने भी वाला है मेरे ख्याल से, अभी उसमें काम चल भी रहा है। लेकिन जब तक वो नहीं आता है डब्ल्यूपीआई, आपको जो प्रोड्यूसर, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि जब आप एक वही स्टील का ही फैक्ट्री आप चलाते हैं, छोटे छोटे जो है मतलब आप सरिया बनाते हैं, मान लीजिए आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है लेकिन आप उसमें बनाते हो, तो उसमें तो आपको इनपुट चाहिए ना, आपको जो है आयरन ओर चाहिए, या आपका जो कोल चाहिए, आपको दुनिया भर के, और आपको पानी चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो ये सारे जितने भी इनपुट्स है आपको जो स्टील बनाने के लिए, उसका अगर दाम बढ़ेगा तो आप भी तो दाम बढ़ाओगे ना, तो आप कहाँ जो है उससे कब तक बचोगे, कब तक आप जो है प्राइस को नीचे करके रख सकते हो? नहीं रख सकते हैं। अगर सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो बढ़ेगा। तो ये डब्ल्यूपीआई जो है, ये डब्ल्यूपीआई लास्ट जो आंकड़ा आया है, लास्ट आंकड़े में वो 8% से ज़्यादा आया है। तो 8% से ज़्यादा आने का मतलब बहुत होता है, क्योंकि ये मतलब आंकड़े के हिसाब से ही देखा जाए, पिछले साल एक समय, एक महीना ऐसा भी आया था जिसमें ये नेगेटिव था। वो क्योंकि आपको जो है तेल सस्ते में मिल रहा था, वो सारा फैक्टर काम किया, लेकिन ये जो है ये आपका थोड़ा सा हल्का ही नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव था, और ये बहुत कम था, 1% के आसपास ही जो है चल रहा था, 1% 2%, उससे ज़्यादा नहीं चल रहा था। वहाँ से जंप करके ये 8% में आ गया। और जो है आपका सीपीआई का फिगर अभी तक आया नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सीपीआई का फिगर भी जब आएगा उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।
और ये अगर चलता रहा तो फिर आप इसको बढ़ता जाए बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा हाई। अब उसको जो है सरकार को तो देखना पड़ेगा ही, साथ ही साथ आरबीआई को भी अपना जो इंटरेस्ट रेट इधर उधर करेंगे वो लोग। लेकिन अभी तक तो बोले हैं कि नहीं, अभी फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं अगले 2-3 महीने में अगर स्थिति और कुछ होता है तो फिर हो सकता है कि और कुछ इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ जाए। तो इस तरह का भी असर ईएमआई लोगों की महंगी हो सकती है, महंगी हो सकती है, ये भी एक असर देखने को मिल असर सकता है। देखने को लिए मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि अगर लगातार अगर महंगाई होगी तो हम लोग के सेंट्रल बैंक को मजबूरन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही हाई करोगे तो ईएमआई तो बढ़ेगा, ईएमआई बढ़ेगा। और उससे भी सबसे बड़ा असर ये होता है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट लेना थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि आप अगर बिजनेस मैन जैसे अगर सोचोगे तो फिर आप क्या करोगे। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे कि मैं अभी मतलब आपको मतलब मान लीजिए कि आपको 5 करोड़ रुपए आपको उधार लेके आपके फैक्ट्री बड़ा करना है, और आप अभी देख रहे हो कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तो अभी आप लोगे नहीं, आप सोचोगे कि अभी नहीं करते हैं, 6 महीना रुक जाते हैं, 1 साल रुक जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट घट जाता है, जो आपके जो पूंजी निवेश जिसको कहते हैं वो तैयार होना जो है पूरे अर्थव्यवस्था में वो थोड़ा ठप पड़ जाता है। फिर वो जीडीपी में भी आपका उल्टा असर करना शुरू कर देता है। तो ये सारा चीज़ आप अगर देखोगे तो ये तो है, ये तो एक तो मसला है, ये तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि क्या दुनिया के बड़ी जंगों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर मतलब हमेशा से पड़ता है, या कुछ इतिहास में ऐसे उदाहरण जो आपको ध्यान में हो कि हाँ उस समय ऐसा हुआ था तो ऐसा देखने को मिला, तो कुछ आप? बिल्कुल हुआ है। हम लोग के जो जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं 91 में, जी उससे पहले भी होता था। उससे पहले आपके एक समय में जब भी आपका कोई ना कोई ऑयल क्राइसिस हुआ है, तभी हम लोगों को इस तरीके की जो स्थिति है उसके सामना करना पड़ा है। और अभी तो फिर भी हम लोगों का हालत बेहतर है, मैं तो कहूँगा। अगर मतलब थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा पीछे अगर चला जाए तो उस समय में बहुत अच्छा खासा असर हुआ करता था। जैसे 73 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। 73 में आपको जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तो महंगाई बढ़ी थी, और वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको कहते हैं वो आपका जो है उसी में हुआ था। और 91 सबसे बड़ा चीज़ हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि 91 का क्राइसिस उसका जड़ है, एक तरीके से देखा जाए तो गल्फ वॉर में वहाँ पे मामला फंसा, तो आपका ये सेम चीज़ आपकी जो ऑयल में जो है ये सब होना शुरू हो गया, तो आपके जो महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन महंगाई से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोगों की इकोनॉमी में उस समय और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं। आपके जीडीपी ग्रोथ सही था, आपके महंगाई बहुत एकदम कंट्रोल से आपे से बाहर था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हुई? दिक्कत हुआ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, आप इंपोर्ट करते हो। सबसे बड़ा चीज़ आप तेल इंपोर्ट, बिना तेल का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और बहुत सारे चीज़ है खाने पीने के सामान में भी, जैसे हम लोग के यहाँ पे जैसे एडिबल ऑयल हो गया। एडिबल ऑयल अगर बाहर से अगर हम लोगों के जैसे खास करके जैसे पाम ऑयल हो गया, उदाहरण के तौर पे ही बोल रहा हूँ, पाम ऑयल हम लोगों के बहुत हद तक बाहर से आता है। ये जो मलेशिया इंडोनेशिया इस तरीके की जगह से जो हम लोगों के यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, और उसके चलते जो हम लोग के यहाँ पे हम लोग के रसोई चलता है, तो वो रसोई में वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है, क्योंकि ये जो सारे आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको तो डॉलर में देना पड़ेगा, आप तो रुपया में दे नहीं सकते ना। तो ये जो है वो 91 में हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हम लोग उतना ज़्यादा ये नहीं हुए थे, लेकिन फिनेंशियल क्राइसिस भी, लेकिन वो कहानी थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब रशिया यूक्रेन के भी जंग जब छिड़ी थी तो उसमें भी इतना नहीं हुआ था, मतलब जो अगर सच माने तो। लेकिन जब छिड़ने के तुरंत बाद जो 1 महीना, उसमें भी थोड़ा सा खलबली तो मचा तो था।
लेकिन ये सारे चीज़ों से हम लोग कहीं ना कुछ मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे कोई भी क्राइसिस से हम लोग जब उभरते हैं तो कुछ अच्छा लेके ही उभरे हैं अभी तक का, अगर इतिहास अगर हम लोग देखें तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं आशावादी हूँ कि इस बार भी शायद ये क्राइसिस से हम लोग कुछ अच्छा चीज़ ही लेके उभरेंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या मौजूदा संकट में भारत के लिए कोई बड़ा अवसर दिख रहा है? अवसर बहुत कुछ है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है जो लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन जो है, बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि सोलर में और चले जाओ, विंड एनर्जी में चले जाओ। अभी तो न्यूक्लियर के बारे में भी बात होना शुरू हो गया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेस्ड जो है पावर, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, वो भी एक तरीके का हो गया। वो तो उसका अपना एक, हम लोग जिसको कहते हैं उसका अपना एक मतलब जो है ट्रेजेक्टरी है, वो अपने हिसाब से वो जा रहा है एक तरफ। लेकिन मुझे लगता है जैसे कम से कम हम लोग के यहाँ पे जैसे चीतन रिसर्च फाउंडेशन में भी काम होता है हम लोग के क्लाइमेट के आर्टिकल में, ये लोग जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि हम लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि ये संकट हम लोगों को सबसे पहला चीज़ जो सिखाता है कि आपको तेल के ऊपर अपना इतना जो डिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंस से आपको हटना पड़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, सबसे बड़ा चीज़, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण इसमें है कि कुकिंग, किचन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर इलेक्ट्रिक कुकिंग में अगर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा जो है इसमें हम लोग सेविंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक मैन्युफैक्चरिंग में भी एक एक जगह में तो लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर हम लोग ये करेंगे तो उसमें हम लोगों को फिर कोल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक हम लोगों का मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसे चलता रहे, तब तक अगर कोल हम लोग को वैसे भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोग फट से इतना सोलर पैनल बना लेंगे कि एकदम पूरा सब चेंज हो जाएगा, ये तो 1 साल में या 2 साल में संभव है नहीं, वो सबको पता है। तब तक हम लोग क्या करेंगे? तब तक हम लोग क्या ऐसे ही जूझते रहेंगे? उससे बेहतर ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन करें, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को कोल का इस्तेमाल करना चाहिए करें, धीरे धीरे वो कोल रिप्लेस होता जाएगा इसके हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ करने का। दूसरा मैं जो ये कहूँगा कि ये आर्थिक सुधार तो हम लोगों का हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो लगातार जो है 91 के बाद ये लगातार चला है, भले ही चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन आर्थिक सुधार अपने हिसाब से चला है। हाँ, कोई सरकार थोड़ा ज़्यादा किया है, कोई सरकार थोड़ा कम किया है, लेकिन आर्थिक सुधार का जो गति है वो बिल्कुल ठप कभी नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या सारा सुधार हो गया है? सारा सुधार शायद नहीं हुआ है। तो उसमें आपको जैसे निवेश में, मतलब इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, एक्सपोर्ट में खास करके, निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है, ये ट्रेड में खास करके जो है हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मतलब इतना जो जैसे जिसको मैं कहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग ट्रेड, कि आप बॉर्डर कोई सामान बाहर से आ रहा है या मैं यहाँ से और कहीं पे भेज रहा हूँ, मैं खाली पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लैंड वाला भी होता है, जो आपके ये लैंड पोर्ट्स होते हैं, लैंड के बॉर्डर होते हैं, वहाँ से भी जब हो रहा है तो उसमें भी बहुत सारे जो है नियम कानून ऐसे ही बना हुआ है कि वो उसका, भले ही चाहे हम लोग सिंगल विंडो बनाते हैं, लेकिन फिर भी इतना कागज़ बनाना पड़ता है, इतना मतलब जो है डिजिटाइजेशन होने के बावजूद भी वो ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। और दूसरा जो है बाकी जो पूंजी बाजार भी सुधार है, जो कैपिटल हम लोग जिसको कहते हैं, तो कैपिटल को लाने में हम लोगों को और भी सुधार लाना चाहिए। क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारा चीज, सब कुछ हो गया है ऐसा तो नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है भारत जैसे देश में, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या अभी तो हम लोग, मतलब ये एक तरीके से बोला जाए तो कि हम लोग ये संकट में हम अपना जो जितना खामियां हैं वो अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके हम लोग अपने आप को और भी सशक्त थोड़ा सा बना लें, तो ये हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। क्योंकि करेंगे तो क्राइसिस, लेकिन होता क्या है कि जब संकट आता है तभी आके जो है लोग ये सब काम करना, ये सब में ध्यान थोड़ा सा जाता है, जो मेरे ख्याल से बुरी बात भी नहीं है, जो अच्छी बात है।
तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और 2-3 चीज अगर आप बोलोगे तो जी आप बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ, तो उसमें जो है ना, उसमें नहीं, 2-3 चीज में मैं ये बोलना चाह रहा था कि अल्टीमेटली आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। कि हम लोग इतने बार बोलते हैं कि जो है हम लोग इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा पार्ट ये होता है कि देश को ग्लोबल सप्लाई चेन हब बना लेना, कि ये भी एक ऐसा हब होगा जहाँ से सामान आएगा जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा और 10 जगह से आएगा, 10 जगह जाएगा, तब जाके जो है आप हब बनोगे। तो ये सब करने में, लॉजिस्टिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ करना चाहिए, ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। तो वो अगर हम लोग बना लेंगे, चाइना क्या किया, उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि चाइना के पास, जैसे क्रिटिकल मिनरल में लोग बोलते हैं कि चाइना के पास, लेकिन चाइना क्या क्रिटिकल मिनरल सारा वो अपने इसमें सारा माइनिंग वो खुद करता नहीं करता है, वो जहाँ पे भी। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो चाइना अपने जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको यहाँ तक बढ़ा लिया है कि अभी आपको अगर दुनिया में कहीं से भी मिनरल आए तो आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। एक तरीके से देखा जाए इंडिया भी किया है, भारत में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तेल बाकी सारा छोड़ दीजिए, तेल ही देखिए ना, तेल हम लोग अब तेल हम लोगों के पास है नहीं, मतलब जितना है थोड़ा मोड़ा, उससे बहुत ज़्यादा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तेल हम लोग बाहर से लाते हैं, तेल बाहर से लाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको भेजते हैं जी। और हम लोगों के तेल से दुनिया के बहुत सारे देशों में मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है। तो उसमें हम लोग एक नाम है, बहुत सारे लोग खाली उसी में मतलब जो है अटक जाते हैं कि हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं। लेकिन मामला वो नहीं है, क्योंकि देखिए चाइना के पास भी जो है, अगर उस तरीके से देखा जाए, बहुत सारा चीज़ नहीं है, लेकिन वो कैपेसिटी बनाया है, हम लोगों ने भी नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग में, हाँ थोड़ा कम होंगे, उदाहरण अगर ढूंढने निकलेंगे तो बहुत थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोला सबसे बड़ा उदाहरण तेल है। तेल आप तो आपका जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। वो वहाँ से जो है आप तेल बाहर से ले आके यहाँ पे रिफाइन करके आप भेज रहे हो। तो ये बाकी सारे इनपुट्स में, बाकी सारे क्रिटिकल जो आपके जो सामान है, जो आपके प्रोडक्शन में लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये सब बारे में भी आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से और एक जो है तरीका हम लोग जो है लगा ही सकते हैं कि डिसरप्शन खाली हम लोगों के साथ हुआ है ऐसा तो नहीं है, ये तो सबके साथ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जगह में जो चीज़ें मिल नहीं रही होगी। तो ये भी तो एक मौका हम लोगों के लिए है कि हम लोग वैसे जो है मार्केट ढूंढे जहाँ लोगों के पास सामान मिल नहीं रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग या वैकल्पिक राह क्या हम लोग ढूंढ सकते हैं जिसके जरिए हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट बना सकते हैं। तो आपका जो है, जो लोग बोल रहे हैं एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या है? आपको नया एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढना और वहाँ पे एक्सपोर्ट करना, यही एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन वो अगर हम लोग इस समय में करना चाहे तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि XYZ कोई भी कंट्री हो, उस देश में हम लोग अभी तक जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, वहाँ पे ABCD ये सारे प्रोडक्ट का तंगी अभी चल रहा है, और हम लोग ये ABCD जो है हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग क्यों ना वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें? ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये थोड़ा सा प्लानिंग चाहिए, लेकिन ये प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहें तो आपदा में अवसर को तलाशना और उस दिशा में आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो हमारे दर्शकों को दी। हाँ, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।